हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। दुष्परिणामों में अगर हम देखें तो इसमें है आपसी द्वेष, आर्थिक हानि, प्राण हानि, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रीय एकता में बाधा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में बाधा। यहाँ पर दो सवाल और बनेंगे। पहला ये दुष्परिणाम वाला और फिर रोकने का उपाय। रोकने का उपाय और कारण दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार दो तरीके के सवाल आपसे पूछेगा। सांप्रदायिकता के रोकने के उपायों को स्पष्ट करते हुए, सांप्रदायिकता के कारणों को स्पष्ट करते हुए रोकने के उपायों को स्पष्ट कीजिए। दोनों एक जगह पूछ सकता है, अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है कि सांप्रदायिकता के कारण क्या है और उनको रोकने के उपाय अलग अलग दोनों पूछ सकता है, एक साथ पूछ सकता है। आज हम बात करते हैं दुष्परिणाम। इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है आपसी द्वेष। ये आपसी द्वेष क्या है? द्वेष का सीधा मतलब होगा कि ईर्ष्या पैदा होती है, समाज में संघर्ष पैदा होता है, कुल मिला के हिंसा से जुड़ा हुआ ये चीज है। और जब हिंसा होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, समाज में एकता नहीं होगी, समाज में शांति नहीं होगी। अब इसको व्यापक रूप से देखते हैं। वास्तव में होता क्या है कि समाज में कहीं भी कोई सांप्रदायिकता होती है, कहीं भी कोई हिंसक घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करने के लिए आम पुलिस जाती है। फिर वो ज्यादा जब हो जाती है तो और एक्स्ट्रा पुलिस लगाई जाती है। अब उससे नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या होंगे? पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, आम व्यापारी जो वहां का लोकल है वो दुकानें नहीं खोलेगा, व्यापार नहीं होगा। आम आदमी जो परचेजिंग करने जाता था, रोजगार पर जाता था, वो नहीं जाएगा। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी, यातायात बंद हो जाएगा, ट्रेनें बंद हो जाएंगी। कुल मिलाकर जो आम जनजीवन है, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, सारे पहलू कट जाएंगे और एक प्रकार से जाम की स्थिति हो जाएगी। इससे आपसी द्वेष तो बढ़ेगा, लेकिन उसके कारण जो स्थितियां बनेंगी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो भी क्या हो जाएंगी? खतरनाक हो जाएंगी। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? एक दूसरे पर शक की नजरों से देखेंगे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काम देने में हेजिटेशन होगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हमारे समाज के नकारात्मक प्रभाव का उदाहरण बनेगा। जैसे सिख दंगों के बाद अगर हम पंजाब की देखें तो वहां बहुत ज्यादा आक्रामक 97 तक मामला रहा, 85 के बाद तक। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तभी से और 97 तक लगभग 20 साल पंजाब पूरा जलता रहा। ये सांप्रदायिकता की हिंसा का ही एक उदाहरण है। वहां आपसी द्वेषता हुई, सिखों को मारा गया, कत्लेआम हुआ और बहुत भयंकर त्रासदी वहां पर देखने को मिली। हिंदू मुस्लिम दंगे इसी का उदाहरण है। सांप्रदायिकता का बहुत सारी जगह, हैदराबाद है, मेरठ है, मुंबई है, महाराष्ट्र के अन्य बहुत सारी जगह हैं, जयपुर के दंगे हैं, बहुत सारी जगह हम इन दंगों को देख सकते हैं। ये आपसी जो भेदभाव बढ़ाते हैं, भाईचारे को कम करते हैं, विश्वास को कम करते हैं और ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता को समाज में बढ़ा देते हैं। आर्थिक हानि। आर्थिक हानि का उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही हिंसा फैलेगी, यातायात रुक जाएगा, जितना भी व्यापार है वो बंद हो जाएगा, सकारात्मकता चली जाएगी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और बहुत सारी चीजें जो आर्थिक पहलू से हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी चीज है सरकारी काम। जो सरकारी कार्य हैं वे भी क्या होते हैं? इसमें बाध्य होते हैं और वो भी क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। जो आसानी से काम होना चाहिए था, सरकार का ऑफिस खुलने चाहिए थे, आम जनता की सेवा होनी चाहिए थी, आम जनता के जो टैक्स से सैलरी दी जा रही है उसका यूज होना चाहिए था, कर्मचारी काम करते तब उन्हें पैसे मिलते, लेकिन कर्मचारियों को पैसे घर बैठे मिल रहे हैं। इसका मतलब कार्य का उत्पादन नहीं हुआ, सेवाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो इससे लॉस होने वाला है, तो आर्थिक हानि होने वाली है। उद्योग नहीं चलेंगे, यातायात नहीं चलेगा, रोजी रोटी की समस्या आएगी, जैसे कोरोना के टाइम में भी हमारे सामने आ रही है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिक हिंसा के कारण बहुत सारे लॉस उठाने पड़ते हैं। प्राण हानि।
सांप्रदायिकता में क्या होती है, हिंसा होती है, और हिंसा में क्या होती है, मारकाट हो जाती है कई बार। और इस मारकाट में ज्यादातर लोग कौन मरते हैं, निर्दोष लोग मरते हैं। इसमें दिल्ली की अभी लेटेस्ट अगर दिल्ली के दंगे देखें तो इसमें सांप्रदायिकता का प्रमुख उदाहरण है। और इसमें सांप्रदायिकता भड़काई गई थी, प्री प्लानिंग ऐसा था। एजेंसियां कह रही हैं कि ये सब प्री प्लानिंग कार्रवाई की गई थी, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया था कि लोगों में एक व्यापक आक्रोश फैले, लोगों में एक आक्रामकता आए और आम जनजीवन में अस्त व्यवस्था आए। क्योंकि जो मेन आम आदमी है उसका दंगे से कोई लेना देना नहीं होता, वो केवल 2 वक्त की रोजी रोटी की बात करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो काम पर जाए, उसे काम के बदले वेतन मिले, उस वेतन से वो परिवार का भरण पोषण करे और परिवार सुख शांति से रहे। उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, उसे किसी को परेशान करने से मतलब नहीं होता। वो अपनी समस्याओं से इतना घिरा हुआ होता है कि उनसे बाहर ही नहीं निकल पाता, तो वो सांप्रदायिकता की तरफ जाने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं, पॉलिटिकल सक्सेस पाना चाहते हैं, पॉलिटिकल इंक्रीमेंट आना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, वे सारे के सारे लोग निर्दोषों की लाशों पे से या यूं कहें हिंसा भड़काकर अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। तो इसमें आम आदमी के जीवन की हत्या होती है, आम निर्दोष आदमियों को मारा जाता है, क्योंकि जितने भी इसको क्रिएट करने वाले, भड़काने वाले होते हैं सांप्रदायिकता के, वे बहुत संपन्न और सक्षम होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिकता के कारण आपने देखा होगा दंगों के कारण बहुत सारी सरकारें गिर जाती हैं और सरकारी संतुलन बदल जाता है। आपको याद होगा कि भारत के संविधान में भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो वास्तव में पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि राजनीतिक अस्थिरता होती क्या है। ऐसी व्यवस्था जिसमें स्थायी सरकार ना हो, प्रशासन कंटिन्यूटी नहीं रखता हो, उसमें अस्थिरता हो, यानी कि उसके चारों कुर्सी के 4 पहिए ही मजबूत ना हो, 1 या 2 पहिए उसके साथ ना हो, या यूं कहें गठबंधन की सरकार हो, तो कैसी स्थिरता रहेगी, राजनीतिक अस्थिरता रहेगी। राजनीतिक अस्थिरता समझने के बाद हम जानते हैं कि संविधान के भाग 18 का संबंध किससे है, आपातकाल उपबंधों से है। इसमें 352 से लेकर 360 अनुच्छेद हैं और ये सब आपातकाल से संबंधित हैं। अपने को 360, 352 और 356 हमारे सिलेबस में है। 356 को अगर देखें तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और कई बार सांप्रदायिकता के कारण सरकार के द्वारा ना कंट्रोल किए जाने की स्थिति में सरकारों तक को बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये राजनीतिक अस्थिरता का ही क्या है, एक उदाहरण है। जनता का आक्रोश भी इससे फैल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है तो उसे बदल दिया जाता है। एक उदाहरण अभी अमेरिका का लें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत जबरदस्त मार्जिन से जीत कर आए थे, लेकिन पहले ही कार्यकाल से उन्हें फिर दूसरा कार्यकाल मिला ही नहीं। अमेरिका में मुख्य प्रावधान 1951 में किया गया, 1951 में संशोधन किया गया कि एक राष्ट्रपति 2 बार ही चुना जा सकता है, 2 से तीसरी बार नहीं चुना। भारत में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह राजनीतिक अस्थिरता हमें नजर आई। गुजरात दंगे 2002 गुजरात दंगे, ये भी इसी का उदाहरण है। अगर आगे देखें तो यहां से सवाल बनेगा गुजरात दंगे कौन से सन में हुए, तो 2002 में। ये घटना कहां की थी, गोधरा की थी। ये सवाल पिछली बार आया हुआ है एनसीईआरटी के सिलेबस में। इन दंगों का पूरी डिटेल से एग्जाम्पल था। आपके सिलेबस में सिर्फ नाम ही आपको याद रखना है। सांप्रदायिकता के 2 उदाहरण की बात करें तो गुजरात दंगे 2002 गोधरा और 1993 मुंबई हिंसा, ये भी सांप्रदायिकता का उदाहरण है। ताज होटल पर हमला देख लें, अक्षरधाम मंदिर पर हमला देख लें,
संसद पर हमला देख लें, ये एक प्रकार से आतंकवादी घटना के साथ साथ सांप्रदायिकता को भी इंडिकेट करते हैं। ऐसे विचार या ऐसे दंगे या ऐसे हिंसा जो दो धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय, वर्ण के लोगों में होती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। इसमें आगे देखें, राष्ट्रीय एकता में बाधा। आप जानते हैं जब हिंसा किसी भी प्रकार की हो तो वो सकारात्मक कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंसा का समर्थन करना भी एक प्रकार से गलत ही है। गांधी जी ने आजीवन हिंसा का विरोध किया और उन्होंने यहां तक कहा कि यदि मुझे आजादी हिंसा के माध्यम से मिले, हिंसा के माध्यम से मिले तो मुझे ये भी स्वीकार नहीं, ये भी स्वीकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ये चाहते थे कि मैं अहिंसा का पुजारी हूं और हमेशा अहिंसा की बात करूंगा। उन्होंने साधन और साध्य की पवित्रता की बात कही थी। गांधी वाले टॉपिक में हमने डिटेल से पढ़ा था। इन्होंने हिंसा का कितना विरोध किया, अहिंसा का कितना समर्थन किया, इस बात से हम यहाँ समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता के लिए सांप्रदायिकता जहर की तरह है। सांप्रदायिकता के कारण हिंसा होती है, द्वेष बढ़ता है, एक दूसरे के विरुद्ध जाते हैं लोग, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की बातें करते हैं और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, सांप्रदायिकता के कारण कहीं ना कहीं एक पक्ष बाहरी विचारधाराओं से जुड़ जाता है, हमारे विरोधियों से जुड़ जाता है। जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिकता इसका उदाहरण है, पंजाब में खालिस्तान। आप ये ध्यान रखना, अगर देखें तो पंजाब से अलग राज्य बनाने की मांग, अलग देश बनाने की मांग हो रही है, वो है खालिस्तान। ये एक प्रकार का टेररिस्ट एक्टिविटी भी इन्हें हम कह सकते हैं, पाकिस्तान के तर्ज पर होती है। इन्हें भी हम सांप्रदायिकता से सीधा जोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर का उदाहरण देखें तो वहां भी एक विशेष वर्ग के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो सांप्रदायिकता कहलाती है। औद्योगिक व्यावसायिक विकास में बाधा, ये हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जैसे ही सांप्रदायिकता की घटना होती है, हिंसा होती है, दंगे होते हैं, बहुत सारे प्रकार की घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं आम जनजीवन को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है और वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं आम जनजीवन के लिए। इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, व्यापार बंद हो जाता है, आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हमें झेलना पड़ता है। अब यहाँ से सवाल क्या क्या बने? पहला सवाल तो बनेगा सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल बनेगा कि गुजरात दंगे कब हुए? 2002 में। बम्बई बम ब्लास्ट कब हुए? 93 में। भारत के संविधान का आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा है? 18। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और सांप्रदायिकता में किस प्रकार से हमें प्रभावित किया है, कौन कौन से उसके नेगेटिव फैक्टर हैं, ये सारी बातें हमें समझनी है बहुत अच्छे से। और इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय, क्योंकि सवाल ज्यादातर ये पूछा जाता है सांप्रदायिकता के कारण और उसके रोकने के उपाय।